नमस्कार, देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 1 अप्रैल 2026 से आपकी जेब, आपकी कमाई और आपके खर्च का पूरा गणित बदलने जा रहा है। नए वित्तीय वर्ष के साथ सरकार कई बड़े बदलाव लागू करने जा रही है, जिनका असर आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधे पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव आयकर कानून में देखने को मिलेगा, जहां दशकों पुराने सिस्टम को हटाकर नया ढांचा लागू किया जा रहा है। इससे टैक्स भरने के तरीके, दस्तावेज और प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल जाएगी। डिजिटल इंडिया की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है और अब यूपीआई और नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट करना पहले से ज्यादा सुरक्षित होगा, क्योंकि अतिरिक्त सुरक्षा परत अनिवार्य की जा रही है। इसका मतलब है कि अब सिर्फ एक पिन से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपकी हर ट्रांजैक्शन पर दोहरी जांच होगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव पैन कार्ड को लेकर है, जिसमें 8 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसे जानना बेहद जरूरी है। पैन कार्ड बनवाने के नियम सख्त किए गए हैं, ताकि फर्जीवाड़े पर पूरी तरीके से लगाम लगाई जा सके। साथ ही आगे बढ़ेंगे, बैंकिंग सेक्टर में भी बदलाव दिखेंगे, जहां एटीएम ट्रांजैक्शन और निकासी के नियमों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा एलपीजी और ईंधन की कीमतों की समीक्षा का असर भी आपकी जेब पर पड़ सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी नियम बदले हैं, जिससे कमाई पर टैक्स का बोझ अलग तरीके से पड़ेगा। यानी कि साफ है, नया वित्तीय वर्ष सिर्फ कैलेंडर का बदलाव नहीं, बल्कि आपकी आर्थिक जिंदगी का नया अध्याय है। और अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि ये बदलाव सीधे आपकी बजट और बचत पर असर डालेंगे। तो 1 अप्रैल 2026 से आपको ये बदलाव देखने को मिलेंगे। 8 बड़े बदलाव इस बार देखने को मिल सकते हैं। साथ ही डिजिटल इंडिया जो महत्वपूर्ण मुहिम केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही है, महत्वपूर्ण कदम जो चलाया जा रहा है, उसमें भी बड़ा बदलाव सिक्योरिटी के साथ देखने को मिलेगा। तो 1 अप्रैल से जो प्रमुख बदलाव होने वाले हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। बड़े बदलाव 1 अप्रैल से जो आपको देखने को मिलेंगे, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। इनकम टैक्स, नया आयकर अधिनियम 2026 लागू होगा 1 अप्रैल से। फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म 130 आ गया है। साथ ही और फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 131 जारी किया जाएगा। इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव, डिजिटल पेमेंट यूपीआई, आरबीआई के आदेश अनुसार 1 अप्रैल से यूपीआई और नेट बैंकिंग में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, यानी कि सिर्फ एक पिन से पेमेंट नहीं होगा, अब ये पूरी तरीके से सिक्योर है। आगे बढ़ते, पैन कार्ड के लिए केवल आधार काफी नहीं होगा, फर्जीवाड़ा ना हो इसी के लिए जन्म तिथि के प्रमाण के लिए 10वीं की मार्कशीट भी इसके साथ में अनिवार्य की गई है। वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पैन कार्ड के लिए आगे पड़ने वाली है। आगे बढ़ेंगे, बैंकिंग नियम की बात करते हैं। एचडीएफसी और पीएनबी को लेकर बड़ी राहत मिलेगी। एचडीएफसी बैंक के एटीएम से यूपीआई के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन अब मुफ्त सीमा में शामिल हो गए हैं, यानी कि अब उसमें जो ट्रांजैक्शन करता था वो नहीं कटेगा। पीएनबी के कुछ कार्ड्स के लिए दैनिक निकासी सीमा जो है वो कम कर दी गई है। एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी, पीएनजी पर सख्ती कर दी गई है। एलपीजी और ईंधन की बात हो रही है, अब तीनों की कीमतों में समीक्षा की जाएगी। साथ ही आगे बढ़ते हैं, शेयर बाजार की बात करेंगे। शेयर बायबैक से होने वाली आय पर असर होगा, अब 12% का फ्लैट सरचार्ज लगेगा। शेयर बाजार की बात यहां पर हो रही है, बड़ा बदलाव। रेलवे टिकट की बात कर लेते हैं। ट्रेन छूटने के 8 घंटे के भीतर टिकट रद्द करने का नियम बनेगा। रिफंड के नए नियम भी लागू होंगे। रेलवे के ये नए नियम बता रहे, बड़ा बदलाव, कुछ मामलों में कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, इनकम टैक्स, नया आयकर अधिनियम 2026 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। साथ ही फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म 130 आ गया है और फॉर्म 16A की जगह फॉर्म 131 जारी किया जाएगा। ये प्रमुख बदलाव जो कि 1 अप्रैल 2026 से होने वाले हैं। साथ ही आगे बढ़ेंगे, डिजिटल पेमेंट यूपीआई, 1 अप्रैल से यूपीआई और नेट बैंकिंग में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा, यानी कि और ज्यादा सिक्योर होंगे अब जो डिजिटल पेमेंट्स हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, पैन कार्ड को लेकर पहले ये 3 बातें समझिए। पहला, 1 अप्रैल 2026 से पैन से छोटे खर्च में राहत मिलेगी। दूसरा है, तीसरा, घर, गाड़ी, होटल बिल, तो इन सब से जुड़े बड़े नियम बदलने के लिए जा रहे हैं। साथ ही बड़े ट्रांजैक्शन पर यहां पर सख्ती होगी, हर जगह इसका असर दिखेगा। तो ये 3 बड़ी बातें समझिए कि पहला है, 1 अप्रैल 2026 से पैन से जुड़े बड़े नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, यानी कि पैन कार्ड में बड़े बदलाव हो रहे हैं। पैन कार्ड जब आप बनवाने के लिए जाएंगे तो उसमें बड़ा प्रोसेस और ऑथेंटिक प्रोसेस का सामना आपको करना पड़ेगा। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि पैन नियम
क्यों बदले जा रहे हैं, यानी कि पैन कार्ड के जो नियम है उसमें क्यों बदलाव किया जा रहा है, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सरकार का फोकस साफ है, टैक्स सिस्टम को डेटा ड्रिवन बनाना है और डेटा पूरा ऑथेंटिक हो, ये सबसे बड़ा यहां पर फोकस सरकार का है। छोटे यूजर्स के लिए नियम आसान करना सरकार का फोकस है और इसका मतलब है कि कम झंझट और ज्यादा ट्रैकिंग, यानी कि पारदर्शिता जो है, ट्रांसपेरेंसी है, वो यहां पर रहेगी। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नजर पूरी तरीके से बनी रहेगी। टैक्स सिस्टम को डेटा ड्रिवन बनाना सरकार का फोकस है और इसलिए पैन नियम में बड़ा बदलाव किया जा रहा है। छोटे यूजर्स के लिए नियम को आसान करना सरकार का फोकस है, तो इसीलिए पैन से जुड़े जो तमाम प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही जो बड़े ट्रांजैक्शंस होते हैं और जो फर्जीवाड़ा होता है, उसको लेकर भी सरकार सख्ती बरतती हुई अब नजर आएगी और इसीलिए पैन से जुड़े कई नियमों में बदलाव यहां पर किया जा रहा है। तो सरकार का फोकस है, पैन नियम क्यों बदले जा रहे हैं उसकी जानकारी आपको समझा रहे ग्राफिक्स के जरिए। कम झंझट होगा और जो ट्रैकिंग है वो आसान हो जाएगी, यानी कि हम देखते हैं साइबर फ्रॉड हो रहे हैं और डिजिटली लोगों को ज्यादा शिकार बनाया जा रहा है, लोगों को अपने झांसे में ले लिया जाता है और डिजिटल अरेस्ट आजकल लोग हो रहे हैं। तो इन तमाम चीजों पर, ऐसी एक्टिविटीज पर पूरी तरीके से पाबंद लगाया जा सके, इसीलिए ये जो नियम है इसमें बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। तो चलिए इन तमाम मुद्दों पर चर्चा आज करेंगे और हमारे साथ अर्थशास्त्री रजत मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। रजत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तो सबसे पहले 1 अप्रैल से जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को आसान भाषा में समझाइए क्या क्या वो बड़े बदलाव है जो देखने को मिलेंगे। जी थैंक यू। देखिए, जो बदलाव हो रहे हैं इसमें से कुछ चीजें आपने बताई हैं, इन्हें हम 3-4 अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला जो सिंप्लीफिकेशन हो रहा है, मतलब जो नया इनकम टैक्स एक्ट लाया जा रहा है, 1961 का पुराना इनकम टैक्स एक्ट चल रहा था, तो अब जब 2025 का इनकम टैक्स एक्ट जो अब लागू होगा वो 25 का है, तो वो जो लागू होगा इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन काफी किया गया है। जैसे पहले 800 से ज्यादा सेक्शंस हुआ करते थे, अब वो लगभग 500 सेक्शंस हो जाएंगे। जो 47 चैप्टर्स हुआ करते थे वो लगभग आधे होके 23 चैप्टर्स हो जाएंगे। ये सिंप्लीफिकेशन का एक तरीका है। जैसे पहले क्या होता था कि टैक्स का जो ईयर होता है कि कौन सा प्रीवियस ईयर होगा, कौन सा असेसमेंट ईयर होगा, ये कंफ्यूजन होती थी। और नॉर्मली इनकम टैक्स और इस तरह के जो एक्ट हैं, इनको लॉयर्स और सीएस के लिए ही माना जाता था कि वो ही समझ सकते हैं। कोशिश ये की जा रही है कि जो आम टैक्स पेयर है वो भी इन चीजों को आसानी से समझ सके। तो अब ये ईयर वाला सारा कॉन्सेप्ट छोड़ के सिर्फ एक टैक्स ईयर बताया जाएगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे सिंप्लीफिकेशन की कोशिश की जा रही है। दूसरा पार्ट है सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट। तो जिसमें आपने बताया कि जैसे पैन कार्ड के लिए सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, अब 10th की मार्कशीट के साथ साथ पासपोर्ट, इस तरह की चीजों की डिमांड हो जाएगी। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू ही ट्रांजैक्शन किया जाएगा, ये चीजें काफी बेटर हैं। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या हो रहा है कि बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो फाइलिंग अगर करती हैं तो उसमें 9 महीने के बाद उसे पूरे 12 महीने की छूट दी गई है, हालांकि 9 महीने के बाद कुछ फीस ली जाएगी उनसे। इसके अलावा जो डिस्क्लोजर के नॉर्म्स हैं उनमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ओपनली अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं, अपना इनकम है, वो सब शेयर कर सकें। इसके अलावा पैन में आपने एक चीज जो और मेंशन की, वो थोड़ा मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। छोटे जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए भी पहले पैन कार्ड लगाना पड़ता था। तो पहले ये होता था कि लगभग हर तरह के छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती थी। अब उनको सहूलियत देने के लिए, जो छोटे यूजर्स हैं उनको सहूलियत देने के लिए ये हो रहा है कि हर छोटे ट्रांजैक्शन पे पैन कार्ड नहीं लगेगा। एक फिक्स अमाउंट जो कि रिलेटिवली ज्यादा बड़ा अमाउंट होगा, उससे ऊपर ही जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तभी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, वरना पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यही गवर्नमेंट का इसमें एम है कि वो इस तरह के जो बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको वो पकड़ना, एटलीस्ट उन पर निगरानी रखना चाहते हैं कि किस तरह के बड़े ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं, और उनको जो डेटा ड्रिवन बात हो रही है कि उसके हिसाब से एनालाइज करना, उसके हिसाब से समझना कि किस तरह से हम इन चीजों को और बेहतर कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हैं और सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट की जा रही हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें आती हैं वो टैक्सेस के अराउंड आती हैं कि कुछ चीजों में टैक्सेस या फिर कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे पीएनबी और बंधन का आपने एग्जांपल लिया, यहाँ पर एटीएम का जो विड्रॉल है उसकी लिमिट 5 फिक्स कर दी गई है। मेट्रोज में 2 और बाकी 2 या 3 और बाकी जगह भी 5 है। इस तरह की जो लिमिट्स फिक्स की है, अगर उससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 23 रुपए लगभग देना पड़ेगा पर ट्रांजैक्शन। ये एक्स्ट्रा कॉस्ट कंज्यूमर के ऊपर आने वाली है। सिमिलरली आप सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की बात करें तो वहां आपको ध्यान होगा कि जब बजट आया था तो उसी दिन शेयर मार्केट काफी बुरी तरह से गिरा था और वो वापस रिवाइव तभी कर पाया था जब इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हुई, एटलीस्ट उसका पता चला था।
तो वो जो एक बड़ा रीजन गिरने का था, उसका ये भी रीजन था कि एसटीटी जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो बढ़ गया था। यानी कि अगर आप ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए पहले जितना टैक्स लगता था उसके टैक्स के रेट्स को बढ़ा दिया गया। अब इसका एक जो रीजनिंग है वो ये भी है कि सरकार ये चाहती है कि आज के समय में लोग ज्यादा इसे ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के लॉसेस बहुत ज्यादा हैं। हमें पता है कि 90% से ज्यादा लोगों का ऑप्शन और इस तरह की ट्रेडिंग में लॉस होता है, तो उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसके लिए जो अवेयरनेस जनरेशन वाली चीज है वो थोड़ी सी मिसिंग है। तो इसका एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस जो हमें देखने को मिलेगा वो ओवरऑल ट्रेडिंग के वॉल्यूम में, इक्विटी के ट्रांजेक्शन में, वहां जो फंडिंग है, जो पैसा है, उसमें थोड़ी कमी आएगी। और जो फॉरेन के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, मे बी वो भी इन चीजों में कुछ बैकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह की कुछ जो नियम है ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और चेंजेस हैं। अगर हम उसमें कंटिन्यू करना चाहें तो जैसे ट्रेन के की बात आपने की कि जो पहले क्या होता था कि 4 घंटे तक जो है, अगर उसमें अगर आपने कैंसिल कराया तो फिर वो 100% कट जाता था, उसमें कोई भी रिफंड आपको नहीं मिलता था। लेकिन अब ये बढ़ा के 8 घंटे कर दिया गया है, और 8 से 24 घंटे के लिए ये 50% का कट है। यानी कि ओवरऑल अगर आप टिकट कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपका ज्यादा लॉस होने वाला है, तो आपको उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं जो फिलहाल इसके द्वारा लाई गई हैं। फ्यूल प्राइसेस का अगर आप ले लीजिए, एलपीजी की बात कर रहे हैं, तो इनका रिविजन की बात हो रही है। इनकी पे समीक्षा की जाएगी, मतलब उसको एक बार रिवाइज किया जाएगा, इसकी बात है। वो फिलहाल बढ़ने के आसार थोड़े से मुश्किल हैं, बट एलपीजी के लिए हम इस समय नहीं कह सकते। पेट्रोल डीजल का चूंकि एक्साइज रेट कट किया गया है, तो इसलिए उसके बढ़ने पर कंट्रोल एटलीस्ट इस समय के लिए है। इसके अलावा छोटी छोटी और चीजें हैं, जैसे एचआरए है। तो एचआरए के जो कुछ नियम होते हैं उनमें बदलाव किया गया है। साथ ही आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, अगेन ये ट्रांसपेरेंसी का पार्ट आ जाता है कि आप जहां भी रह रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो एम्प्लॉई हैं वो अपने पेरेंट्स के यहाँ रह रहे हैं या रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे हैं, और उसको एचआरए के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के कुछ नियम में चेंज है। जो बाईबैक, शेयर बाईबैक किया जाता है, वहां पर बदलाव आया है, क्योंकि उसमें अब टैक्सेशन लागू होगा। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पर आप शेयर बाईबैक कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल प्रमोटर्स हैं कंपनी के तौर पे, तो उसमें आई थिंक 22 या फिर 30% अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। तो ये कुछ कंपनियों के लिए भी बदलाव आया है। एक जो अच्छी चीज और इंपॉर्टेंट चीज और हो सकती है उसमें ये है कि नॉर्मली क्या होता था, पहले कंपनियां ऐसा करती थी कि जो भी एम्प्लॉयर्स को वो सैलरी देती थी, उन जी सैलरी में बेसिक पे को काफी कम रखती थी, जी और जी। उसके बाद एक्स्ट्रा अलाउंसेस जोड़ जोड़ के उनको बड़ा करती थी। अब ये बेसिक पे कम रखने का फायदा जो एम्प्लॉयर है या कंपनी है उनको ये होता था कि उनको ईपीएफ कम देना पड़ता था, और जब वो पर्सन वो कंपनी छोड़कर जाता था तो ग्रेच्युटी तो जो देनी पड़ती थी वो भी बेसिक पे के परसेंटेज पे देनी पड़ती थी, इसलिए वो ग्रेच्युटी भी कम देनी पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने इसमें ये नियम लाया है कि 50% तक एटलीस्ट आपकी बेसिक पे प्लस डीएलएस अलाउंसेस यानी कि डीए, जी और जो अगर कुछ और रिटेनमेंट का अलाउंस है वो आपको देना ही पड़ेगा। तो इसके कारण क्या है कि जो ईपीएफ का ज्यादा पैसा लोगों को मिलेगा, तो इवेंचुअली हो सकता है जो एम्प्लॉई हैं उनके हाथ में अभी थोड़ा कम पैसा आए, जी जी। लेकिन आगे के समय में जब रिटायरमेंट का टाइम रहेगा उनको रिलेटिवली ज्यादा बेटर पेंशन मिलेगी। और सर ये जो बदलाव किया गया है फॉर्म 16 और 16A को लेकर के, क्या इसमें और भी कुछ चीजें इंक्लूड की गई हैं? कुछ आई थिंक इसमें जो आई थिंक रिबेट दी जा रही है उसमें कुछ बदलाव किया गया है, बिकॉज 60,000 तक का उसमें रिबेट का भी प्रावधान आया है, जिससे 12 लाख रुपए तक की जो आपकी इनकम है वो टैक्स फ्री हो जाएगी। क्योंकि टैक्स के स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो जैसे पहले थे वही रखे गए थे। इस बार की स्पीच में भी उनको क्लियर किया गया, लेकिन रिबेट के माध्यम से आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि 12 लाख तक जो भी नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, एटलीस्ट उनके लिए वो पूरी तरह से टैक्स फ्री हो जाएगा। हालांकि 12 लाख से ऊपर के जो लोग हैं उनके लिए जो टैक्स के रेट्स हैं वो सारे लागू होंगे, और उनके हिसाब से ऐसा नहीं, मान लीजिए अगर 15 लाख रुपए किसी की इनकम है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 3 लाख रुपए पर इनकम टैक्स लगेगा, वो स्लैब्स के हिसाब से ही बढ़ता चला आएगा। लेकिन 12 लाख या उससे नीचे के लिए वर्चुअली पूरी जो इनकम टैक्स है वो फ्री रहेगा। साथ ही बात हो सिंप्लीफिकेशंस कुछ जी जी, साथ ही बात हो रही है एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी, इन पर सख्ती बरती जा सकती है सर। मतलब ये कौन से पैरामीटर्स होंगे, मतलब किन पैरामीटर्स पर इनको देखा जाए फिर?
देखिए नॉर्मली क्या है, जैसे जो डेज की बात हो रही थी कि 25 दिन तक कर दिया गया है, उसके पहले आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, रूरल में आई थिंक 45 डेज कर दिया गया था। ये एक तरह से चेकिंग का होता है। दूसरा, कई जगह क्या है कि घरों में अगर मल्टीपल गैस सिलेंडर्स हैं या फिर एक ही के नाम से मल्टीपल अगर आ रहे हैं, तो इनको रिवाइज करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि किसी भी तरह की और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसके अराउंड। साथ ही जो सख्ती की बात हो रही है उसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत, और जो ब्लैक मार्केटिंग रोकना है, होर्डिंग रोकना है, इन पर एक फोकस काफी ज्यादा रहेगा। बिकॉज जो पैनिक का माहौल हम टाइम टाइम पर देख रहे हैं, उसमें अफवाहों के साथ साथ इस तरह की जो ब्लैक मार्केटिंग है ये भी एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो सरकार का कि ये बहुत बड़ी कोशिश है कि कम से कम इन ब्लैक मार्केटिंग वाली जो प्रॉब्लम्स है इसको जितना ज्यादा रिजॉल्व कर सकते हैं वो करें। इसके अलावा रिविजन में प्राइस की बात आती है, तो प्राइस के लिए जैसा हमने पहले कहा था कि भाई एक्साइज ड्यूटी अगर कम हो चुकी है, एटलीस्ट पेट्रोल के लिए तो वो चीज अभी श्योर है कि वो नहीं बढ़ रहे हैं प्राइसेस। लेकिन एलपीजी का जो पार्ट है इसके लिए हम ऑलरेडी 60 रुपए डोमेस्टिक के लिए और आई थिंक 100-150 रुपए लगभग कॉमर्शियल के लिए देख चुके हैं। तो मे भी थोड़ा मॉडिफिकेशन वहां पे कुछ देखने का मिल सकता है। बिल्कुल। और सर, शेयर बाजार को लेकर के एक बड़ा सवाल है। जो इन्वेस्ट उसमें कर रहे हैं ना, वो उसमें टैक्स कुछ अलग तरीके से देखने को मिल सकता है, तो उसमें क्या चेंजेस हुए, क्या स्लैब आया उसमें नया, क्या एड ऑन हो सकता है उसमें? जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्सेस की बात हो रही थी उसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस पे बदलाव आए हैं। जैसे पहले फ्यूचर्स पे 0.02% का होता था, वो बढ़कर अब 0.05% का हो गया है। सिमिलरली ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं उसमें एसटीटी 0.1% लगता था, अब वो 0.15% लग रहा है। और ऑप्शन जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें 0.125% था, अब वो 0.15% हो गया है। तो ये जो इंक्रीज है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे, इसका मतलब ये है कि जितनी बार आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितनी बार ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हुए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उतनी बार आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा टैक्स देना पड़ेगा। तो जितने ज्यादा आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, जितने ज्यादा आप ट्रेड्स करेंगे, वो प्राइसेस थोड़े से बढ़ते हैं। और इसी में जब अमाउंट बढ़ता है, जैसे एफपीआईज यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो, या एफआईआईज हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ये जब इन्वॉल्व होते हैं और इनके लिए अगर प्राइसिंग ज्यादा हाई हो जाती है, तो ओवरऑल जो वॉल्यूम है, ट्रेड का वॉल्यूम है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। इसी के साथ साथ एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का भी सिनेरियो है। उसमें क्या हुआ है, ये बोला गया है कि अगर आरबीआई ने वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू किया है तो उस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसके अलावा जो सेकेंडरी मार्केट्स हैं वहां पर अगर बॉन्ड्स को खरीद बिक्री की जा रही है, तो उसमें जो आपका कैपिटल टैक्स है या फिर अगेन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, जो अगर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन पे है, तो वो इनकम टैक्स के फॉर्म में चला जाएगा हालांकि, बट इस पर फिर आपका एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा। ये कुछ चेंजेस स्टॉक मार्केट में। ठीक है सर, आप बनी रहे हमारे साथ। अरुण जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। इस बीच जो बड़े बदलाव होने वाले हैं उससे जुड़ी कुछ और जानकारी आपको बता दें। अब सालाना लिमिट मायने रखेगी, कैश जमा निकासी को लेकर के भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। नया नियम है, अगर पूरे वित्त वर्ष में 10 लाख या उससे ज्यादा निकासी हो रही है, जमा या निकासी होती है, तो पैन कार्ड उसके लिए जरूरी होगा। ये नया नियम है। पहले 50,000 रोजाना पर पैन कार्ड लगता था, लेकिन अगर पूरे वित्त वर्ष में 10 लाख जमा या निकासी हो रही है तब पैन कार्ड जरूरी होगा। साथ ही रोज रोज पैन देने की जो जरूरत है उसे अब खत्म कर दिया गया है। ये नया नियम है। पहले ये था कि 50,000 रोजाना पर पैन कार्ड अनिवार्य था, लेकिन अगर पूरे वित्त वर्ष में 10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा होता है या उसकी निकासी होती है तो पैन कार्ड जरूरी है। साथ ही 5 लाख से ज्यादा कीमत पर पैन अनिवार्य है, और पहले यह था कि हर गाड़ी पर पैन जरूरी था। फायदा यह है कि छोटे खरीदारों को इससे राहत मिली है। यह भी बड़ा बदलाव किया गया है। 5 लाख से ज्यादा की कीमत पर पैन कार्ड अब अनिवार्य है। पहले हर गाड़ी पे पैन कार्ड जरूरी था, और अब जो छोटे खरीदार है, छोटे बिजनेसमैन है, छोटे बायर्स जो है, उनको ये फायदा मिलेगा। नया नियम 20 लाख से ज्यादा वैल्यू पर पैन अनिवार्य होगा। 10 लाख तक इसे सीमित कर दिया गया है। साथ ही असर इसका क्या है कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन ज्यादा ट्रैक हो पाएंगे, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इसमें देखने को मिलेगी। तो ये नया नियम है कि 20 लाख से ज्यादा वैल्यू पर पैन अनिवार्य है। पहले 10 लाख तक इसकी लिमिट थी, और अब जो इसका असर है वो ये है कि टैक्स चोरी पर भी अब लगाम देखने को मिलेगी। तो चलिए चर्चा को दोबारा आगे बढ़ाते हैं। रजू जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, पैन कार्ड से जुड़े तमाम जो चेंजेस हैं वो हम दर्शकों को बता रहे थे, और ये काफी ज्यादा ऑथेंटिक है, और इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो लगता है आने वाले दिनों में 100% देखने को मिलेगी।
जी, इसका यही उद्देश्य है कि जो छोटे यूजर्स हैं उनको परेशान कम से कम किया जाए, लेकिन जो बड़ा डेटा है, बड़ा ट्रांजैक्शंस हो रहा है, उसको प्रॉपर्ली देख ट्रैक किया जा सके और ट्रांसपेरेंसी इसके अराउंड मेंटेन की जा सके। जो हम इनिशियली हम बात कर रहे थे कि जैसे छोटे जो ट्रांजैक्शंस हैं, यानी 50,000 है, उससे कम के ट्रांजैक्शंस हैं, तो उसके लिए आपको पैन देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम्म। ओवरऑल ट्रांजैक्शन देखा जाएगा कि अगर साल में आप 10 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम्म। उस स्थिति में आपको पैन कार्ड डेफिनेटली अनिवार्य होगा और वो चीज लगानी पड़ेगी। हम्म। उसी तरह से जैसे बाइक है, अब नॉर्मली देखिए अगर छोटी बाइक है और आज चूंकि गिग इकोनॉमी इस समय काफी बूम पर है, तो उस सिचुएशन में 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख की जो बाइक्स हैं, हम्म। इनकी खरीद बिक्री की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ती है। हम्म। ऐसी स्थिति में अगर आप हर बार पैन की बात करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ऐसे बायर्स के लिए। तो हम्म। इसलिए इस लिमिट को बढ़ाया गया है कि 5 लाख से ऊपर की ही, चाहे वो बाइक हो या कार हो, उसके परचेज पर आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। हम्म। छोटे के लिए आपको देने की आवश्यकता नहीं होगी। उसी तरह से रियल एस्टेट की भी बात हो रही है, क्योंकि रियल एस्टेट में डेफिनेटली हमें पता है कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हम्म। वहां पर ब्लैक मनी भी घूमता है। तो उस स्थिति में 10 लाख तक, लेकिन जो छोटे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, भाई उनमें एक तरह से छूट देने के लिए कि ठीक है, आप इतने तक में पैन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन 20 लाख जो अब हो गया है वो 20 लाख का हो गया कि 20 लाख के ऊपर के जो भी अमाउंट रहेंगे जी। उसमें आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। तो अगेन ट्रांसपेरेंसी और एक कन्वीनियंस वाली बात भी जो छोटे यूजर्स हैं उनके लिए। हम्म। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। और इसी के साथ 1 अप्रैल से ये बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फायदा यहाँ पर छोटे यूजर्स को होने वाला है, छोटे जो बायर्स हैं उनको होने वाला है, और ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिकेशन जो है वो अब और ज्यादा नजर आएगी। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।